प्रज्वलित मलबा धरती से आकर टकराता रहा बार बार। हर चीज जिसमें आग लग सकती थी वो जल गई। तो यहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल घूमने के बाद हम लोग जो सेकंड प्लेस है कोलकाता में, वो हम लोग घूमने आए हैं यहाँ पे प्लानिटेरियम। और ये कोलकाता में हमारा सेकंड विजिटिंग प्लेस है, MP बिरला प्लानिटेरियम। तो इसके अंदर अभी हम लोग जाएंगे और देखेंगे यहाँ का गैलेक्सी शो। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइम स्लॉट में डिफरेंट लैंग्वेज के शो चलते हैं। तो अभी मैंने हिंदी शो का टिकट लिया है और जिसके टिकट का प्राइस 120 रुपीज़ है। तो फाइनली टिकट लेने के बाद यहाँ पे मैं एंटर कर चुका हूँ प्लानिटेरियम के अंदर और अभी शो स्टार्ट होने में 2 मिनट बाकी है। बाकी ये आप लोग देख सकते हैं इधर यहाँ का जो सेटिंग अरेंजमेंट है वो राउंड शेप में है और काफ़ी अच्छा सीट है। देवियों, सज्जनों और नन्हे दोस्तों, नए रूप में सुसज्जित कोलकाता के MP बिरला तारामंडल में आपका स्वागत है। पूर्वजों ने बनाई कुछ विशाल इमारतें जो कैलेंडर और वेधशालाओं के काम आई। इंग्लैंड में लगभग 4000 साल पहले निर्मित स्टोनहेंज संभवतः अंग्रेजों की वेधशाला ही थी। प्राचीन माया सभ्यता द्वारा लगभग 1000 ईस्वी में निर्मित इस पिरामिड से नक्षत्रों और समय की गति का अध्ययन होता था। लेकिन विज्ञान और तकनीक के विकास ने महाकाश के बारे में हमारी पुरानी सोचों को बदल दिया। तकनीकी विकास के साथ मनुष्य की नजर अब तारों से भी आगे है। महाकाश के अंधेरे भरे असीम और सुदूर इलाकों तक जहां आंखें नहीं देख सकती। चलिए अब हम चलते हैं अनगिनत विविधताओं से भरे हैरत अंगेज महाकाश में। देखते हैं असंख्य रंगों से भरपूर दृश्य जो वास्तव में पूरे महाकाश का एक छोटा सा हिस्सा भर है। जीवन की संभावनाओं से भरे हमारे ब्रह्मांड की कहानी द कॉस्मिक कोलिशन। सन 1631 में जब विसुवियस पर्वत का शिखर ध्वस्त हुआ तो उसके चलते लावा से इटली के 2 शहर बर्बाद हो गए। उस समय एक धूमकेतु दिखा और इस अजनबी घुसपैठिए को ही इस विनाश और विस्फोट का दोषी माना गया। 1665 ईस्वी में लंदन के लोगों ने प्लेग में हुई मौतों के लिए भी एक धूमकेतु को ही जिम्मेदार माना था। पहले लोग सोचते थे कि ऐसे धूमकेतु अशुभ होते हैं, किसी अनहोनी को जन्म देने वाले। आज हम जानते हैं कि धूमकेतु शुरू में सूर्य की परिक्रमा करने वाली बर्फीली चट्टानों के टुकड़े होते हैं, हमारे सौर मंडल के ग्रहों से काफी दूर। अगर इनमें से कोई सूर्य की गर्मी के नजदीक वाले परिक्रमा पथ में खींचा आता है तो बर्फीली सतह ठोस से गैस बन जाती है। पीछे छोड़ते हैं चट्टान और धूल से भरी मीलों लंबी पूंछ। लेकिन धूमकेतु की पूंछ के चट्टानी टुकड़े जो उल्का पिंड कहलाते हैं धरती के वातावरण से टकराएंगे। टकराते ही ये जल उठेंगे, ज्वलंत उल्काओं का स्रोत फूटेगा। आजकल कभी कभी लगता है कि धरती पर स्थितियां बहुत ज्यादा और बहुत जल्द बदल रही हैं। बात सिर्फ धरती की नहीं, ब्रह्मांड में परिवर्तन ही शाश्वत है। नक्षत्र, ग्रह, अन्य निहारिकाएं भी हमेशा गतिशील हैं, हमेशा ही गुरुत्वाकर्षण के चिरस्थायी बल से बंधी हुई हैं। कभी कभी ये आपस में टकरा जाते हैं। ये खतरे की घंटी हो सकता है, लेकिन टक्कर दरअसल फायदेमंद हो सकती है और खूबसूरत भी। चलिए मेरे संग एक सफर पर धरती के करीब और हमारी गैलेक्सी से बहुत दूर। देखिए कि कैसे महाकाश के टक्करों ने हमारा अतीत रचा, वर्तमान प्रभावित किया और भविष्य को गढ़ेंगे। इस टक्कर से पृथ्वी लगभग नष्ट हो गई। अंतरिक्ष में फैला पिघला हुआ लावा, ज्यादातर लावा वापस विध्वस्त ग्रह पर गया। बाकी रह गया परिक्रमा पथ में। गुरुत्वाकर्षण के कारण
बाहरी महाकाश में नहीं जा पाया। टक्कर के कारण आज रात का आसमान चांदनी बिखेरता है, लेकिन ये सच है। कारण हजारों थे, अलग अलग, लेकिन इन टक्करों से ही धरती पर जीवन पनप सका। आघात ने धरती की धुरी को झुका दिया, जिससे ऋतु परिवर्तन हुए। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा बना। तब से लेकर आज तक हमारे सौर मंडल में ठहराव आया है। अब दूसरे ग्रह से पृथ्वी के टकराने का डर नहीं है, लेकिन दूसरे टक्कर हमें रोज प्रभावित करते हैं। कुछ खास टक्करों में शामिल है हमारा सूर्य भी। फिक्र न करें, इतनी जल्दी धरती जाकर सूरज से टकराने वाली नहीं है। हमारा परिक्रमा पथ नियंत्रित है और अरबों सालों तक ऐसा ही रहना चाहिए। लेकिन धरती पर हर जीवन निर्भर है सूर्य में होने वाली टक्करों पर। सूर्य एक नक्षत्र है, रात को दिखने वाले दूसरे तारों जैसा। बहुत पास है, इसलिए अलग दिखता है। एक बड़ा चमकीला सुनहरा पिंड, लेकिन सूर्य में कुछ भी सुहाना नहीं है। ये जो गहरे निशान देख रहे हैं सौर धब्बे हैं। प्रत्येक धब्बे का आकार पृथ्वी जितना। सौर धब्बे का रंग गहरा दिखता है क्योंकि सूरज पर ये सबसे ठंडे स्थान है। तापमान 4400 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी का सूर्य तो और भी गर्म है। दूसरे नक्षत्रों की तरह सूर्य की ऊर्जा भी सूक्ष्म कणों यानी प्रोटॉन के टकराव से निकलती है। हर सेकंड सूर्य में असंख्य प्रोटॉन टकराते और बुझते रहते हैं, जिससे असीमित परिमाण में ऊर्जा निकलती है। अधिकतर ऊर्जा सूर्य को प्रकाशवान बनाती है। इनमें से कुछ के कारण सूर्य की सतह पर चार्ज कणों की निरंतर धारा बहती है, जिसे सौर पवन कहते हैं, और जो करोड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से सौर मंडल में निकलती है। या कम अंतराल और तीव्र गति वाली सौर आंधी जो कणों को महाकाश में उड़ा देती है। अभी हम नासा के उपग्रह द्वारा खींची गई सौर आंधी की सच्ची तस्वीरें देख रहे हैं। उसे स्थिर देखा। सौर आंधी का बादल उपग्रह से टकराया और चित्र लेने वाले उपकरण पर छा गया। सौर पवन का झोंका हर दिन हर पल सौर मंडल के ग्रहों के पार जाता है। ये इतना शक्तिशाली है कि इसका संपर्क मात्र ही हमारे वातावरण की ऊपरी सतह को उड़ा ले जाए, अधिकांश पानी सोख ले और धरती पर जीवन का विकास परिवर्तित हो जाए। लेकिन खुशकिस्मती से धरती की सुरक्षा करता है एक अदृश्य कुदरती कवच। अभी आप जो देख रहे हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का काल्पनिक चित्र है। धरती के लौ अंतर्भाग के कारण हमारी धरती विशाल चुंबक की भांति काम करती है। कुछ चीजों को आकर्षित, कुछ को विकर्षित करती है। ये कवच सौर पवन से धरती को बचाता है, लेकिन कुछ कण इस चुंबकीय बाधा को पार कर जाते हैं और पहुंच जाते हैं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर। परिणाम देखने लायक होता है। शानदार जगमगाते रंगीन पर्दे, इसे कहते हैं ध्रुवीय ज्योति। सौर पवन और सौर आंधी से निकले आवेशित कण जब धरती के ऊपरी वातावरण से टकराते हैं, तब वातावरण में मौजूद गैस आलोकित हो उठते हैं। ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो 400 किलोमीटर की ऊंचाई से धरती की निचली कक्षा में परिक्रमा करता है। महाकाश में जाकर ध्रुवीय ज्योति को देखने वाले कम ही हैं। जिस टक्कर के कारण ये ज्योति निकलती है वो धरती की सतह से 100 से 480 किलोमीटर के बीच होती है, जहाजों के उड़ान पथ से भी ऊंचा। और होता है हमारी धरती का सबसे अनोखा प्रकाश उत्सव।
लेकिन जैसा कि हम देख चुके हैं, हर टक्कर का परिणाम खूबसूरत और हानि रहित नहीं होता। उनमें से एक के कारण अविस्मरणीय घटना हुई और धरती पर जीवन का क्रम बदल गया। इसकी शुरुआत हुई वहां जहां एस्टेरॉयड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल के प्रारंभिक 20-30 लाख वर्षों में जब ग्रह बन रहे थे, तब जो चट्टान और धातु के टुकड़े छूट गए, उनसे बने एस्टेरॉयड। ज्यादातर एस्टेरॉयड दिखाई देने वाले कक्ष में घूमते हैं, जो स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। कुछ और भी करीब हो सकते हैं। किसी भी साल लाखों में एक मौका हो सकता है कि एस्टेरॉयड धरती से टकराएगा, लेकिन 6.5 करोड़ साल पहले एक टकराया था। यह लगभग 12 किलोमीटर चौड़ा था, 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था, सीधा पृथ्वी की ओर। लेकिन हम जिसे जानते हैं, तब पृथ्वी ऐसी नहीं थी। मनुष्यों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले, जब विशालकाय डायनासोर्स घुमा करते थे यहाँ, उनके दुर्भाग्य से सब बदलने वाला था। आज जहां मेक्सिको है, ये एस्टेरॉयड वहां टकराया, आग का गोला फूटा, जहां तक नजर जा सकती सब कुछ जलकर राख हो गया। धरती और चट्टानों के टुकड़े भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ गए। जब इन धातुओं की वापस बारिश हुई, वातावरण गर्म हो गया। प्रज्वलित मलबा धरती से आकर टकराता रहा बार बार। हर चीज जिसमें आग लग सकती थी वो जल गई। 1 घंटे तक धरती में चारों ओर तापमान 300 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो गया, किसी भट्टी के समान गर्म। चारों ओर धुआं और राख फैल गई। 6 महीने तक इतना अंधेरा कि अधिकतर पौधे न उग सके। टक्कर से हुए महाविनाश और ज्वालामुखी विस्फोटों तथा बदलते समुद्र के स्तर के बीच धरती पर मौजूद 3/4 जीवन रूप खत्म हो गए। डायनासोर्स का दौर खत्म हो गया था, लेकिन जीवन नहीं रुकता और उस बार भी जीवन बचा। कुछ डायनासोर्स बच गए, क्रमिक विकास होकर बन गए आज के पक्षी। कुछ स्तनपायी भी बचे, इनका भी नया उद्भव हुआ। सच तो यह है कि वो टक्कर ना होती तो हमारा वर्तमान भी ऐसा ना होता। क्या ऐसी टक्कर फिर से हो सकती है? एस्टेरॉयड अभी भी है। अगर कोई एक सामने आ जाए तो हम क्या करेंगे? इन्हें उड़ा देना कारगर नहीं। छोटी चट्टानों का झुंड टूट पड़ेगा हम पर। लेकिन वैज्ञानिक सालों से इन एस्टेरॉयड के अध्ययन और गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग कर हम उनका रास्ता बदल सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार काम करेगा। अगर आप एक स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड के पास से उड़ाएं, तो स्पेसक्राफ्ट का लघु गुरुत्वाकर्षण भी एस्टेरॉयड को थोड़ा ही सही खींचकर उसके गति पथ को बदल सकता है। सालों लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे एस्टेरॉयड दूसरे गति पथ में चला जाएगा और क्रमशः पृथ्वी से सैकड़ों मील दूर चला जाएगा। कुछ 100 मील की दूरी भी काफी नहीं है, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए पर्याप्त है। आज ये सिर्फ एक सोच है, लेकिन सही लगती है। वैज्ञानिक कहते हैं हमारे लिए यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। किसी दिन आप में से कोई एक और बेहतर उपाय सोच लेगा, जो महाकाश के इन अजूबों से धरती की सुरक्षा कर पाएगा। तो गाइस फाइनली हमारा जो शो था वो ख़त्म हो गया यहाँ पे। और जो शो था वो लगभग आधे घंटे का था और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया यार। प्लानिटेरियम से निकलने के बाद तो एकदम से लगा कि अभी भी मतलब सर घूम रहा है और काफ़ी ज़्यादा शानदार एक्सपीरियंस था उसके अंदर। आप लोग अगर कोलकाता आ रहे हो तो ज़रूर से प्लानिटेरियम घूमो, आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।